नमस्ते दोस्तों, आज के इस खास पॉडकास्ट एपिसोड में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जहां हम समय की धारा में पीछे की ओर एक बेहद अद्भुत और रोमांचक यात्रा पर जाने वाले हैं। एक ऐसी यात्रा जो पृथ्वी की उत्पत्ति से शुरू होकर हमारे आज के आधुनिक युग और यहां तक कि हमारे भविष्य तक जाती है। और इस यात्रा के मार्गदर्शक हैं प्रसिद्ध इतिहासकार और लेखक युवाल नोआ हरारी, जिनकी विश्व विख्यात किताब सेपियंस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमनकाइंड ने पूरी दुनिया के सोचने का नजरिया ही बदल दिया है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम यह जानने वाले हैं कि कैसे अफ्रीका के एक कोने में रहने वाला एक बेहद मामूली और महत्वहीन सा जानवर, जिसका नाम होमो सेपियंस है, आज इस पूरी पृथ्वी का निर्विवाद शासक और भगवान बनने की राह पर खड़ा है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें और लगभग 25 लाख साल पीछे जाएं, तो हम देखेंगे कि उस समय के इंसान और अन्य जानवरों में कोई खास फर्क नहीं था। वे अफ्रीका के जंगलों में साधारण वानरों की तरह घूमते थे, फल और कंदमूल इकट्ठा करते थे और शेरों और चीतों जैसे बड़े शिकारियों से छुपकर अपनी जान बचाते थे। उस समय पृथ्वी पर इंसानों की कई अलग अलग प्रजातियां एक साथ रहती थीं। जैसे यूरोप और पश्चिमी एशिया में नेंडरथल रहते थे, जो हमसे कहीं ज्यादा भारी और ताकतवर थे। एशिया के पूर्वी हिस्सों में होमो इरेक्टस का राज था, जो लगभग 20 लाख सालों तक वहां टिके रहे, और अफ्रीका में हमारे अपने पूर्वज यानी होमो सेपियंस पनप रहे थे। लेकिन इन सभी इंसानी प्रजातियों में कुछ भी ऐसा नहीं था जो उन्हें अन्य जानवरों से बहुत अलग या महान बनाता हो। वे खाद्य श्रृंखला के बीच में कहीं आते थे और अक्सर बड़े जानवरों का शिकार बनते थे। उनका बड़ा दिमाग उनके लिए एक वरदान कम और बोझ ज्यादा था, क्योंकि एक बड़े दिमाग को ऊर्जा भी बहुत ज्यादा चाहिए होती है। इंसान अपने शरीर की 25% ऊर्जा सिर्फ अपने दिमाग को चलाने में खर्च कर देता है, जिसके कारण उनकी मांसपेशियां कमजोर हो गईं और उन्हें 2 पैरों पर खड़ा होना पड़ा। 2 पैरों पर चलने से उनके हाथ तो मुक्त हो गए, जिससे वे औजार बना सकते थे, लेकिन इसका भारी खामियाजा औरतों को भुगतना पड़ा, क्योंकि 2 पैरों पर चलने के कारण उनका कूल्हा संकरा हो गया और बच्चों को जन्म देना एक बेहद दर्दनाक और जानलेवा प्रक्रिया बन गया। इसी वजह से इंसानी बच्चे अन्य जानवरों के बच्चों की तुलना में बहुत जल्दी और अविकसित पैदा होने लगे। एक बछड़ा पैदा होते ही चलने लगता है, लेकिन एक इंसानी बच्चे को सालों तक देखभाल की जरूरत होती है। और इसी असहाय अवस्था ने इंसानों को सामाजिक रूप से एक साथ जुड़ने और परिवार बनाने पर मजबूर किया। फिर लगभग 3 लाख साल पहले एक बहुत बड़ा बदलाव आया, जब इंसानों ने आग पर काबू पा लिया। आग ने न सिर्फ उन्हें ठंड से बचाया और जंगली जानवरों को दूर रखा, बल्कि सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि इंसान अब अपना खाना पकाकर खाने लगे। पके हुए खाने को चबाना और पचाना बहुत आसान था, जिससे उनकी आंतें छोटी हो गईं और दिमाग और भी बड़ा होने लगा। आग ने इंसानों को एक ऐसी ताकत दे दी थी जो उनके शरीर तक सीमित नहीं थी। वे जब चाहे पूरा का पूरा जंगल जला सकते थे, और इसी ताकत के बल पर इंसान खाद्य श्रृंखला में बीच के पायदान से छलांग लगाकर सीधे सबसे ऊपर पहुंच गया। लेकिन यह छलांग इतनी तेज थी कि प्रकृति और खुद इंसान को इसके साथ तालमेल बिठाने का समय ही नहीं मिला। शेर या शार्क जैसे जानवर लाखों सालों में धीरे धीरे शीर्ष पर पहुंचे थे, इसलिए प्रकृति ने उनके इर्द गिर्द एक संतुलन बना लिया था। लेकिन इंसान के अचानक शीर्ष पर आ जाने से यह संतुलन बिगड़ गया और इंसान खुद भी एक बहुत ही डरा हुआ और असुरक्षित शासक बन गया, जो अपनी स्थिति को लेकर हमेशा चिंतित रहता था, और इसी डर के कारण वह और भी ज्यादा क्रूर और विनाशकारी हो गया। फिर आज से लगभग 70,000 साल पहले एक ऐसी क्रांति हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, जिसे हम संज्ञानात्मक क्रांति या कॉग्निटिव रेवोल्यूशन कहते हैं।
होमोसेपियंस के दिमाग में एक ऐसा अनुवांशिक बदलाव हुआ जिसने उन्हें सोचने और संवाद करने की एक बिल्कुल नई और अद्भुत क्षमता दी। उनका विकास हुआ एक ऐसी भाषा का जो न केवल बहुत लचीली थी बल्कि उसकी सबसे बड़ी और खास बात यह थी कि सेपियंस अब उन चीजों के बारे में भी बात कर सकते थे जिनका असल में कोई भौतिक अस्तित्व था ही नहीं। जी हाँ, गपशप करना और कल्पना करना। यही वह जादुई चाबी थी जिसने सेपियंस को बाकी सभी जानवरों और इंसानी प्रजातियों से बहुत आगे निकाल दिया। एक बंदर खतरे की आवाज निकालकर अपने साथियों को बता सकता है कि वहां शेर है, भागो। लेकिन एक सेपियन यह कह सकता था कि मैंने आज सुबह नदी के पास एक शेर को देखा जो हिरनों के झुंड का पीछा कर रहा था, चलो हम सब मिलकर उस शेर को भगा दें और हिरनों का शिकार कर लें। और इससे भी बड़ी बात यह थी कि सेपियंस अब मिथकों, कहानियों और काल्पनिक चीजों पर विश्वास कर सकते थे, जैसे कि शेर हमारे कबीले का रक्षक देवता है। यह जो काल्पनिक कहानियों पर विश्वास करने की क्षमता थी, इसी ने बड़ी संख्या में अजनबी सेपियंस को एक साथ मिलकर काम करने के काबिल बनाया। चींटियां और मधुमक्खियां भी एक साथ काम करती हैं, लेकिन वे बहुत ही कठोर नियमों के तहत और सिर्फ अपने सगे संबंधियों के साथ ही काम करती हैं। भेड़िए और चिंपैंजी लचीले ढंग से काम करते हैं, लेकिन सिर्फ उन गिने चुने साथियों के साथ जिन्हें वे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। लेकिन होमो सेपियंस लाखों करोड़ों अजनबियों के साथ बेहद लचीले ढंग से काम कर सकते हैं, बशर्ते वे सभी एक ही काल्पनिक कहानी पर विश्वास करते हों। आज का हमारा पूरा समाज, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी राजनीति, सब कुछ इन्हीं काल्पनिक कहानियों पर ही तो टिका है। उदाहरण के तौर पर पुजो कार कंपनी को ही ले लीजिए। पुजो क्या है? क्या यह उसकी कारें हैं, उसके कारखाने हैं या उसके कर्मचारी हैं? नहीं। अगर आज पुजो की सारी कारें कबाड़ हो जाएं, सारे कारखाने जल जाएं और सारे कर्मचारी कंपनी छोड़ दें, तब भी पुजो कंपनी का अस्तित्व खत्म नहीं होगा। वह बैंक से लोन ले सकती है, नए कारखाने बना सकती है और नए कर्मचारी रख सकती है, क्योंकि पुजो एक सीमित देयता कंपनी है। जो हमारे कानूनी ताने बाने की एक कल्पना है, यह हमारे दिमाग की एक उपज है जिसे हम सबने मिलकर सच मान लिया है। ठीक इसी तरह देश, राष्ट्र, धर्म, मानवाधिकार और यहाँ तक कि पैसा भी, ये सब क्या हैं? ये सब सिर्फ और सिर्फ हमारी कल्पनाओं में बसते हैं। ब्रह्मांड में कहीं भी किसी देश की सीमा रेखा नहीं खींची है। किसी भी प्राकृतिक नियम में मानवाधिकारों का जिक्र नहीं है और पैसे का अपना कोई भी भौतिक मूल्य नहीं है। 100 रुपए के नोट को आप न तो खा सकते हैं, न पहन सकते हैं, लेकिन फिर भी आप उसके बदले में खाना या कपड़े खरीद सकते हैं, क्योंकि आप, मैं और हम सब उस कागज के टुकड़े पर एक साझा विश्वास रखते हैं। यह साझा विश्वास ही सेपियंस की सबसे बड़ी ताकत है, जिसने उन्हें 70,000 साल पहले अफ्रीका से निकलकर पूरी दुनिया में फैलने में मदद की। और जब सेपियंस दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंचे, तो वहां के मूल निवासियों जैसे नेंडरथल और बड़े जानवरों का सफाया हो गया। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के जंगलों में रहने वाले विशालकाय जानवर, जिन्होंने कभी किसी इंसान को नहीं देखा था, वे सेपियंस के शिकार करने के तरीकों और आग के इस्तेमाल के सामने टिक नहीं पाए और हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। इस तरह सेपियंस दुनिया के सबसे खतरनाक हत्यारे बन गए। हजारों सालों तक सेपियंस ऐसे ही शिकारी और घुमंतू जीवन जीते रहे। उनका जीवन काफी हद तक अच्छा था। वे दिन में कुछ ही घंटे काम करते थे, तरह तरह के पौष्टिक फल, फूल और मांस खाते थे और उनका स्वास्थ्य भी काफी अच्छा रहता था। लेकिन फिर आज से लगभग 12,000 साल पहले एक और बड़ा मोड़ आया, जिसे हम कृषि क्रांति कहते हैं। इंसानों ने शिकार करने और कंदमूल इकट्ठा करने की बजाय कुछ खास तरह के पौधों जैसे गेहूं, चावल और आलू को उगाना और कुछ जानवरों जैसे भेड़, बकरी और गाय को पालतू बनाना शुरू कर दिया।
हमें बचपन से यह पढ़ाया जाता है कि कृषि क्रांति इंसान के लिए एक बहुत बड़ा वरदान थी, जिससे इंसान ने एक सुरक्षित और आरामदायक जीवन जीना शुरू किया। लेकिन युवाल नोआ हरारी इसे इतिहास का सबसे बड़ा धोखा मानते हैं। उनके अनुसार इंसानों ने गेहूं को पालतू नहीं बनाया, बल्कि गेहूं ने इंसानों को पालतू बना लिया। कैसे, जरा सोचिए। गेहूं, जो कभी मध्य पूर्व के एक छोटे से इलाके में उगने वाली एक मामूली घास थी, वह आज पूरी दुनिया में फैली हुई है। गेहूं को पत्थरों वाली जमीन पसंद नहीं थी, तो इंसानों ने अपनी कमर तोड़कर खेतों से पत्थर साफ किए। गेहूं को पानी चाहिए था, तो इंसानों ने नदियां मोड़कर नहरें बनाईं और पानी ढो ढो कर लाया। गेहूं को कीड़ों और जानवरों से बचाना था, तो इंसानों ने चिलचिलाती धूप में खेतों की रखवाली की। इस कृषि क्रांति ने इंसान को एक जगह बसने पर मजबूर कर दिया, लेकिन इसके बदले में इंसान को क्या मिला? उनका जीवन पहले से ज्यादा कठिन हो गया। उन्हें सुबह से शाम तक खेतों में हाड़तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। उनका भोजन अब सिर्फ कुछ अनाजों तक सीमित रह गया, जिससे उनमें पोषण की कमी होने लगी और बीमारियां बढ़ने लगीं। और क्योंकि अब वे एक ही जगह पर बड़ी संख्या में और पालतू जानवरों के करीब रहने लगे थे, इसलिए महामारियों का खतरा भी बहुत बढ़ गया। तो फिर इंसान इस कृषि के जाल में क्यों फंसा? इसका जवाब है संख्या। कृषि से भले ही एक व्यक्तिगत इंसान का जीवन बदतर हो गया हो, लेकिन इससे पैदा होने वाले अतिरिक्त भोजन ने इंसानों की आबादी को तेजी से बढ़ने का मौका दिया। अब एक छोटे से इलाके में बहुत सारे इंसान रह सकते थे, लेकिन ज्यादा आबादी का मतलब था ज्यादा मुँह, इसलिए उन्हें और भी ज्यादा खेती करनी पड़ी। और एक बार जब आबादी बढ़ गई, तो पीछे मुड़कर वापस शिकारी जीवन में लौटना असंभव हो गया। यह एक ऐसा जाल था जिसमें इंसान फंसता ही चला गया। कृषि के कारण पैदा हुए इस अतिरिक्त भोजन ने एक और बड़ी चीज को जन्म दिया, और वो था एक विशेषाधिकार प्राप्त शासक वर्ग। किसान दिन रात मेहनत करके जो अनाज उगाते थे, वह उनसे कर या टैक्स के रूप में वसूल कर लिया जाता था, और इस अतिरिक्त अनाज ने राजाओं, पुजारियों, सैनिकों और कलाकारों के एक छोटे से वर्ग को पालने का काम किया। यही वो वर्ग था जिसने इतिहास रचा, महल बनाए, युद्ध लड़े और कला और दर्शन का विकास किया। जबकि आम किसान सिर्फ खेतों में पसीना बहाता रहा। जैसे जैसे समाज बड़े और जटिल होते गए, वैसे वैसे उन्हें जोड़े रखने के लिए नए और जटिल मिथकों और प्रणालियों की जरूरत पड़ने लगी। जब हजारों और लाखों लोग एक साथ रहने लगे, तो उनके बीच लेन देन और हिसाब किताब रखने के लिए इंसान का दिमाग नाकाफी साबित हुआ। इंसान का दिमाग एक सीमा तक ही जानकारी याद रख सकता है, और वह भी मुख्य रूप से सामाजिक रिश्तों या पेड़ पौधों के बारे में। लेकिन लाखों लोगों के टैक्स का हिसाब रखना उसके बस की बात नहीं थी। इसलिए प्राचीन सुमेर के लोगों ने आज से लगभग 5000 साल पहले एक नई प्रणाली का आविष्कार किया, जिसे हम लिखावट या राइटिंग कहते हैं। उन्होंने मिट्टी की पट्टियों पर कुछ निशान बनाकर संख्याओं और वस्तुओं का हिसाब रखना शुरू किया। इतिहास का सबसे पहला लिखित नाम किसी राजा या भगवान का नहीं, बल्कि कुशिम नाम के एक अकाउंटेंट का है। लिखावट के आविष्कार ने इंसानों को असीमित मात्रा में जानकारी इकट्ठा करने और उसे प्रोसेस करने की ताकत दी, जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों के निर्माण का रास्ता साफ किया। लेकिन इन साम्राज्यों को चलाने के लिए सिर्फ लिखावट काफी नहीं थी। उन्हें एक ऐसी विचारधारा की जरूरत थी जो लोगों को एक साथ बांध कर रख सके। और यहाँ भूमिका आती है इतिहास के 3 सबसे बड़े और सार्वभौमिक मिथकों की, जो हैं पैसा, साम्राज्य और धर्म। ये तीनों वो ताकतें थीं जिन्होंने पूरी मानव जाति को एक वैश्विक परिवार में पिरोने का काम किया। सबसे पहले बात करते हैं पैसे की। पैसा इंसान द्वारा बनाई गई सबसे सफल और सार्वभौमिक विश्वास प्रणाली है। 2 अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग या 2 दुश्मन देशों के लोग भले ही किसी और बात पर सहमत न हों,
लेकिन वे दोनों $1 के नोट या सोने के सिक्के की कीमत पर पूरी तरह सहमत होते हैं। जब स्पेन के लोग अमेरिका पहुंचे तो वहां के मूल निवासियों को यह देखकर बहुत हैरानी हुई कि ये गोरे लोग एक पीले रंग की धातु यानी सोने के पीछे इतने पागल क्यों हैं, जिसे न तो खाया जा सकता है, न पहना जा सकता है और न ही जिससे कोई मजबूत हथियार बन सकता है। लेकिन स्पेनिश लोगों के लिए सोना सिर्फ एक धातु नहीं था, वह एक ऐसा माध्यम था जिससे दुनिया की कोई भी चीज खरीदी जा सकती थी। पैसे ने व्यापार को आसान बनाया और अनजान लोगों के बीच सहयोग का एक ऐसा पुल बनाया जो किसी और चीज से संभव नहीं था। दूसरी ताकत थी साम्राज्य। आज के समय में साम्राज्यवाद को एक बहुत ही बुरा शब्द माना जाता है, लेकिन सच तो यह है कि पिछले 2500 सालों में दुनिया की ज्यादातर आबादी किसी न किसी साम्राज्य के अधीन ही रही है। साम्राज्यों ने अलग अलग संस्कृतियों, भाषाओं और धर्मों वाले लोगों को एक ही राजनीतिक छतरी के नीचे ला खड़ा किया। रोमनों ने, मुगलों ने और अंग्रेजों ने भले ही अपनी सत्ता कायम करने के लिए बहुत खून खराबा किया हो, लेकिन उन्होंने अपने साम्राज्यों में एक साझा संस्कृति, कानून और व्यवस्था भी लागू की। आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वह इन्हीं साम्राज्यों की बची हुई विरासत ही तो है। यहाँ तक कि आज जो लोग साम्राज्यवाद का विरोध करते हैं वे भी अक्सर उसी भाषा और उन्हीं मानवाधिकारों के तर्कों का इस्तेमाल करते हैं जो उन्हें इन्हीं साम्राज्यों ने दिए हैं। जैसे हम्मुराबी का कानून और अमेरिका का स्वतंत्रता का घोषणा पत्र दोनों ही अपने अपने समय के शक्तिशाली मिथक थे जिन्होंने लाखों लोगों को एक साथ जोड़े रखा। और तीसरी जोड़ने वाली ताकत थी धर्म। कृषि क्रांति के बाद जब इंसानों ने प्रकृति पर अपना नियंत्रण बढ़ाना शुरू किया तो उन्हें ऐसे देवताओं की जरूरत महसूस हुई जो बारिश ला सकें, फसलों को बीमारियों से बचा सकें और युद्ध में जीत दिला सकें। इसी से बहुदेववाद का जन्म हुआ, जहां बहुत सारे देवताओं की पूजा की जाने लगी। लेकिन समय के साथ कुछ लोगों ने यह मानना शुरू कर दिया कि पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली एक ही सर्वोच्च शक्ति है, और यहीं से एकेश्वरवाद यानी एक भगवान को मानने वाले धर्मों का उदय हुआ, जैसे कि ईसाई धर्म और इस्लाम। इन धर्मों ने यह दावा किया कि उनका भगवान ही एकमात्र सच्चा भगवान है और उसकी बात मानना पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। इस सार्वभौमिक दृष्टिकोण ने इन धर्मों को पूरी दुनिया में फैलने और करोड़ों लोगों को एक ही विश्वास के धागे में पिरोने में मदद की। भले ही इस प्रक्रिया में उन्होंने बहुत से धर्मयुद्ध भी लड़े। इस तरह पैसा, साम्राज्य और धर्म ने मिलकर दुनिया को एक ग्लोबल विलेज या वैश्विक गांव बनाने की नींव रखी। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा और निर्णायक मोड़ तब आया जब आज से लगभग 500 साल पहले वैज्ञानिक क्रांति की शुरुआत हुई। वैज्ञानिक क्रांति कोई ज्ञान की क्रांति नहीं थी, बल्कि यह अज्ञानता की क्रांति थी। आधुनिक विज्ञान की सबसे बड़ी खोज यह थी कि हम नहीं जानते। पुराने धर्मों और सभ्यताओं का मानना था कि दुनिया का सारा जरूरी ज्ञान उनके पवित्र ग्रंथों में पहले से ही लिखा हुआ है, और जो उसमें नहीं लिखा है वह महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन आधुनिक यूरोप के लोगों ने पहली बार यह स्वीकार किया कि दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो वे नहीं जानते हैं और उन्हें नई चीजों की खोज करनी चाहिए। इसी जिज्ञासा और खाली छोड़े गए नक्शों ने यूरोपीय लोगों को दुनिया के नए हिस्सों की खोज करने के लिए प्रेरित किया। जब कोलंबस या कैप्टन कुक समुद्री यात्राओं पर निकले तो उनके साथ सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक, खगोलशास्त्री और वनस्पति विज्ञानी भी होते थे। यूरोपीय साम्राज्यवाद और विज्ञान ने एक दूसरे का हाथ थामकर पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम कर लिया। लेकिन विज्ञान और साम्राज्यवाद के इस गठबंधन को जिस तीसरी ताकत ने सबसे ज्यादा ऊर्जा दी वह थी पूंजीवाद। पूंजीवाद ने अर्थव्यवस्था को देखने का नजरिया ही बदल दिया। पहले लोग मानते थे कि दुनिया में धन और संपत्ति सीमित है और अगर कोई एक व्यक्ति अमीर होता है
तो वह किसी दूसरे को गरीब करके ही हो सकता है। लेकिन पूंजीवाद ने विकास या ग्रोथ के विचार को जन्म दिया। एडम स्मिथ जैसे अर्थशास्त्रियों ने यह समझाया कि अगर कोई व्यक्ति अपने मुनाफे को वापस अपने व्यापार में निवेश करता है तो वह न सिर्फ अपना बल्कि पूरे समाज का फायदा करता है। पूंजीवाद का सबसे बड़ा मंत्र यही बन गया कि उत्पादन से मिलने वाले मुनाफे को उत्पादन बढ़ाने में ही लगा देना चाहिए। इसी सोच ने क्रेडिट या ऋण की व्यवस्था को जन्म दिया। अब लोग अपने भविष्य पर भरोसा करके आज पैसा उधार ले सकते थे और नए कारखाने या व्यापार शुरू कर सकते थे। कोलंबस की यात्रा से लेकर आज के सिलिकॉन वैली के स्टार्टअप्स तक सब कुछ इसी क्रेडिट और भविष्य में विकास की उम्मीद पर टिका है। पूंजीवाद और विज्ञान ने मिलकर औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया, जिसने इंसान को ऊर्जा के असीमित स्रोतों तक पहुंचा दिया। भाप के इंजन से लेकर बिजली और परमाणु ऊर्जा तक इंसानों ने प्रकृति के हर रहस्य को अपनी मशीनों में कैद कर लिया। आज हमारे पास चीजों का इतना भारी उत्पादन हो रहा है कि एक नई समस्या खड़ी हो गई है कि इन सब चीजों को खरीदेगा कौन। और इस समस्या का समाधान निकाला गया उपभोक्तावाद या कंज्यूमरिज्म ने। उपभोक्तावाद हमें यह सिखाता है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदना और उपभोग करना ही एक खुशहाल जीवन की कुंजी है। आज का इंसान एक तरफ एक पूंजीपति की तरह काम करता है जो अपना पैसा निवेश करता है, और दूसरी तरफ एक उपभोक्ता की तरह व्यवहार करता है जो हर नई चीज, नया गैजेट और नई सेवाएं खरीदने के लिए बेताब रहता है। लेकिन इस अंधी दौड़ का एक बहुत ही काला और स्याह पहलू भी है। पूंजीवाद की मुनाफे की इस भूख ने करोड़ों अफ्रीकी लोगों को गुलाम बनाकर अमेरिका के खेतों में मरने के लिए भेज दिया, और आज भी अरबों जानवरों को फैक्ट्रियों में मशीनों की तरह पैदा किया जाता है और बेरहमी से मार दिया जाता है। मुर्गियों, गायों और सूअरों का जीवन आज इतिहास में किसी भी जीव से ज्यादा दर्दनाक है। उन्हें सिर्फ मांस और दूध उगलने वाली मशीन समझा जाता है। उनकी भावनाओं और प्राकृतिक जरूरतों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। परिवार और समाज का जो ताना बाना पिछले लाखों सालों से इंसानों को जोड़े हुए था, वह आज टूटकर बिखर गया है। राज्य और बाजार ने परिवार की जगह ले ली है। अब हम एक व्यक्ति के रूप में स्वतंत्र तो महसूस करते हैं, लेकिन हम पहले से कहीं ज्यादा अकेले और असुरक्षित भी हो गए हैं। हम काल्पनिक समुदायों जैसे राष्ट्रों और उपभोक्ता ब्रांड्स में अपनी पहचान ढूंढते हैं। लेकिन क्या यह सब कुछ हमें सच में खुश कर पाया है? क्या आज का इंसान जो वातानुकूलित कमरों में रहता है और इंटरनेट चलाता है, वह उस शिकारी इंसान से ज्यादा खुश है जो हजारों साल पहले जंगलों में रहता था? मनोविज्ञान और जीव विज्ञान हमें बताते हैं कि हमारी खुशी हमारे बैंक बैलेंस या सुख सुविधाओं पर निर्भर नहीं करती, बल्कि वह हमारे शरीर के भीतर के रसायनों जैसे सेरोटोनिन और डोपामाइन पर निर्भर करती है। और विकासवाद ने हमारे शरीर को कुछ इस तरह बनाया है कि हम कभी भी हमेशा के लिए खुश नहीं रह सकते। हमारी खुशी एक पल के लिए बढ़ती है और फिर वापस उसी सामान्य स्तर पर आ जाती है, ताकि हम और ज्यादा की तलाश में दौड़ते रहें। बौद्ध धर्म का भी यही मानना है कि बाहरी चीजों में खुशी ढूंढना एक मृगतृष्णा है। असली शांति तब मिलती है जब हम अपनी इच्छाओं और भावनाओं के पीछे भागना छोड़ देते हैं और खुद को गहराई से समझते हैं। लेकिन आज का विज्ञान एक अलग ही रास्ते पर चल पड़ा है। आज हम गिलगमेश प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसका अंतिम लक्ष्य मौत को हराना और इंसान को अमर बनाना है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, नैनोटेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आज हम ऐसे रोबोट, ऐसे साइबोर्ग और ऐसे सुपरह्यूमन बनाने की कगार पर खड़े हैं जो होमो सेपियंस की सीमाओं को पूरी तरह से पार कर जाएंगे। एक ऐसा समय बहुत करीब है जब इंसान अपनी भावनाओं, अपनी यादों और अपने पूरे शरीर को कंप्यूटर और मशीनों के साथ जोड़ लेगा।
तब वह इंसान होमो सेपियंस नहीं रहेगा, वह कुछ और ही बन जाएगा, एक ऐसा जीव जो भगवान की तरह खुद जीवन का निर्माण कर सकेगा। यह एक ऐसा भविष्य है जो रोमांचक भी है और डरावना भी, क्योंकि हमने अपनी ताकत तो बहुत बढ़ा ली है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि हम इस ताकत का करना क्या चाहते हैं। हम एक ऐसे भगवान बन गए हैं जो खुद से असंतुष्ट है और जिसे यह नहीं पता कि वह क्या चाहता है। और शायद एक असंतुष्ट और गैरजिम्मेदार भगवान से ज्यादा खतरनाक इस दुनिया में और कुछ भी नहीं हो सकता। इस विचार के साथ मैं आज का यह पॉडकास्ट समाप्त करता हूँ। सोचने के लिए बहुत कुछ है। अपने भीतर झांकिए और खुद से पूछिए कि हम असल में क्या चाहते हैं। हमारे साथ इस ऐतिहासिक सफर पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।